नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में जल्द ही समान नागरिक संहिता लागू हो सकता है। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद मीडिया को जानकारी दी है कि 22 जनवरी के बाद समान नागरिक संहिता की ड्राफ्ट कमेटी कभी भी अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। ड्राफ्ट कमेटी से रिपोर्ट मिलने के बाद राज्य सरकार से न्याय विभाग को जांच के लिए भेजेगा और न्याय विभाग से रिपोर्ट मिलने के बाद कैबिनेट से पास कराकर इसे आगामी विधानसभा सत्र में लाया जा सकता है। को जैसा यूसीसी कमेटी ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी से हमारी बात हुई है, उन्होंने संभवतः हमको कहा है कि जनवरी माह में हमको जो है अपना ड्राफ्ट दे देंगे और उसके बाद जो भी अन्य औपचारिकताएं होती हैं, औपचारिकताएं करने के बाद हम उसको विधानसभा में लाएंगे, विधानसभा का सत्र आहूत करेंगे। और पर ज्यादा जानकारी के साथ अभय कैंतुरा देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए। अभय, यूसीसी को लेकर सीएम ने कहा है कि ड्राफ्ट कमेटी से हमारी बातचीत हुई है और जनवरी महीने में अपनी रिपोर्ट जो है दे देंगे। क्या जानकारी है? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस त्वरित गति से काम कर रहे हैं, जो एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में उम्मीद ये की जा सकती है कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा जहाँ यूसीसी कानून लागू होगा। और इसके लिए संभवतः जो उम्मीद जताई जा रही है यही है कि जनवरी माह के अंतिम सप्ताह में इस रिपोर्ट को सरकार के सामने प्रस्तुत करने का काम किया जाएगा। यूसीसी जो विशेषज्ञ जो कमेटी बनी गई थी, उस कमेटी की तरफ से लगभग इस ड्राफ्ट को लेकर पूरा काम यहाँ पर कर दिया गया है और उम्मीद अब ये की जा रही है कि 22 जनवरी के बाद कभी भी राज्य सरकार को ये रिपोर्ट यहाँ पर मिल सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस रिपोर्ट को मिलने के बाद इस रिपोर्ट को विधिक विभाग को, न्याय विभाग को यहाँ पर भेजने का काम करेंगे ताकि उस पर उसका पूरा परीक्षण यहाँ पर किया जा सके और कोई भी अगर कानूनी जो बाधाएं होती है या अगर कुछ खामियां होती है तो उन्हें समय रहते दुरुस्त किया जा सके। सरकार की तरफ से इसे अगर समय रहते ये रिपोर्ट सरकार के पास आ जाती है, विधि विभाग इस पर अपनी रिपोर्ट दे देता है, तो फिर सरकार की तरफ से इसे बजट सत्र में पेश करने का काम भी यहाँ पर किया जा सकता है। और उम्मीद यही की जा रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार प्रदेश में इस यूसीसी कानून को लागू कर सकती है और राज्यवासियों को बड़ी सौगात यहाँ पर दे सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार आशान्वित है और आज उन्होंने स्वयं इस बात की पुष्टि की है कि 22 जनवरी के बाद कभी भी जो विशेषज्ञ जो कमेटी है उनकी तरफ से रिपोर्ट सरकार को दी जा सकती है। जी, खबर यह भी है कि रिपोर्ट मिलते ही सरकार पहले इसका अध्ययन खुद करेगी और उसके बाद ही विधानसभा सत्र को बुलाएगी। तो क्या माना जाए, नए साल में यूसीसी लागू हो पाएगा? जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि नए साल के बाद सरकार का जो भी बजट सत्र होगा उस बजट सत्र में सरकार की तरफ से इसे सदन के पटल पर रखने का काम किया जा सकता है, क्योंकि सरकार रिपोर्ट मिलने के बाद उस पर न्याय विभाग का जो राय है उस राय को लेने का काम यहाँ पर करेगी। न्याय विभाग उसका पूरा परीक्षण यहाँ पर करेगा, क्योंकि अगर कानून को बनाने के बाद अगर कोई खामियां अगर उजागर होती है तो उसको समय रहते हुए सरकार दुरुस्त करना चाहती है, उन खामियों को दूर करना चाहती है। इसलिए न्याय विभाग की तरफ से उस पूरी रिपोर्ट का परीक्षण यहाँ पर किया जाएगा कि अगर किसी तरीके का कोई विवाद अगर होता है तो न्यायालय में अगर कोई बात जाती है तो फिर उससे पहले ही उस खामी को कैसे दूर किया जा सकता है, कैसे सर्वसम्मति यानी जनहित का इस कानून को बनाया जा सकता है। जी, अब बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन में एक अहम भूमिका निभाने वाले रेड माइनर्स की टीम का सीएम धामी ने सम्मान किया। बता दें कि जिस समय सिलक्यारा में 41 मजदूर फंसे हुए थे, उस समय शासन प्रशासन के साथ साथ रेड माइनर्स की 14 सदस्यों की टीम ने तेजी से सुरंग में काम किया और सभी मजदूरों को बाहर निकाला। इस दौरान सीएम धामी ने रेड माइनर्स की पूरी टीम को 50-50 हजार के चेक दिए। साथ ही पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी घोषणा भी की थी। निश्चित रूप से देखिए, अब इस बार जो काम हमारे रेड माइनर्स ने किया है वो आने वाले समय में कहीं पर भी अगर इस प्रकार की आवश्यकता पड़ती है तो हमारी एजेंसियां, अन्य जो रेस्क्यू ऑपरेशन है या जहां भी ज़रूरत है इस प्रकार की, वहां पर ये बहुत उपयोगी हैं और इसलिए उनका हमेशा प्रोत्साहन होना चाहिए। निश्चित रूप से देखिए, अब इस बार जो काम हमारे रेड माइनर्स ने किया है वो आने वाले समय में कहीं पर भी अगर इस प्रकार की आवश्यकता पड़ती है तो हमारी एजेंसियां, अन्य जो रेस्क्यू ऑपरेशन है या जहां भी ज़रूरत है इस प्रकार की, वहां पर ये बहुत उपयोगी हैं और इसलिए उनका हमेशा
सबका धन्यवाद। सर मैं सुरेंद्र हूँ। मैंने ट्रॉली बनाया, जो ट्रॉली मलबा निकाला ना। पहले तो बनती है साथ अभय कैंतुरा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। अभय, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रेड माइनर्स को सम्मानित किया है, क्या कुछ खास रहा इस दौरान? अभय, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रेड माइनर्स को फिर सम्मानित किया है, क्या कुछ खास रहा इस दौरान? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस रेड माइनर्स की टीम को यहाँ पर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस सम्मान से रेड माइनर्स काफी खुश नजर आए। उनकी तरफ से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार प्रकट किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन टीम के सभी सदस्यों को 50,000 रुपए का यहाँ पर नगद पुरस्कार भी यहाँ पर दिया, क्योंकि जो काम उन्होंने किया है, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी, उस उम्मीद पर खरा उतरने का काम उनकी तरफ से किया गया था। टनल के भीतर जो 41 श्रमिक फंसे हुए थे, उनको सकुशल बाहर निकालने में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, और यही वजह रही कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस टीम को सम्मानित किया और कहा कि उनका जो सहयोग है, उस सहयोग को राज्य सरकार कभी भूलने का काम नहीं करेगी। राज्य सरकार की तरफ से उनका आभार प्रकट करने का काम किया। मुख्यमंत्री आवास पर यह कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रेड माइनर्स की 14 सदस्यीय टीम को फॉल उड़ाकर उनका स्वागत यहाँ पर किया, उनका सम्मान यहाँ पर किया, और कहा कि राज्य उनके इस योगदान को नहीं भूलेगा, क्योंकि उत्तराखंड राज्य के लिए जो श्रमिक थे, जो टनल्स के भीतर काम कर रहे थे, वो उत्तराखंड राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे थे। ऐसे में जब उनके ऊपर मुसीबत आई थी, तो पूरी दुनिया की निगाहें इस दुर्घटना पर टिकी हुई थी कि कैसे उन श्रमिकों को बाहर निकाला जा सकता था। देश विदेश की हर उस तकनीकी को अपनाने का काम सरकार की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा था। राज्य केंद्र मिलकर उस सिलकारा के रेस्क्यू ऑपरेशन को यहाँ पर संचालित कर रहे थे। तो ऐसे में उस समय रेड माइनर्स की तरफ से एक देवदूत बनने का काम यहाँ पर किया गया था, और उन श्रमिकों को सकुशल निकालने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर अदा की थी, और उसी का सम्मान आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। साथ ही रेड माइनर्स की तरफ से भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार प्रकट किया गया, क्योंकि जिस भाव से, जिस आत्मीयता भाव से, जिस सादगी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनसे मिले हैं, उनका सम्मान किया, तो उससे उन लोग काफी संतुष्ट नजर आए, खुश नजर आए। उन्होंने राज्य सरकार का आभार भी प्रकट किया। जी, सिलक्यारा टनल में इन रेड माइनर्स ने काफी अहम भूमिका निभाई थी और सीएम आवास पर इन्हें सम्मानित किया गया, तो क्या कुछ रिएक्शन रहा सभी का? जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि सभी जो कह सकते हैं माइनस की जो 14 सदस्य टीम थी, उनके जो चाहे टीम लीडर हो या फिर जो दूसरे श्रमिक थे, उन सभी की तरफ से एक उनके चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही थी, क्योंकि उनका कहना यह था कि उनका जो कार्य था, अभी तक उस कार्य की उतनी सराहना नहीं होती थी, लेकिन जिस प्रकार से सिलक्यारा में उन्होंने काम किया, एक टीम वर्क के रूप में अंदर टनल्स के भीतर उस पाइप 800 mm पाइप के भीतर से उस मलबे को हटाने का काम किया गया, और उसके बाद जब श्रमिक बाहर निकले तो उनके चेहरे पर भी वो खुशी थी, और उनके इस काम की सराहना इस समय देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनके इस काम की सराहना होने लगी है। रेड माइनर्स को एक नई पहचान यहाँ पर मिली है इस सराहनीय कार्य के बाद। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जो धामी सरकार ने उनके लिए सम्मान दिया है, वो भी उपयोगी है, और अब उनके लिए एक नई पहचान यहाँ पर बनती नजर आ रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड के मूल निवासियों को अब स्थायी निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें यह कहा गया है कि जिसके पास मूल निवास प्रमाण पत्र है, उन लोगों को किसी भी सरकारी विभाग में मांगे जाने वाले अस्थायी निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले की जानकारी देते हुए कहा कि लोगों को कई बार बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भू कानून को लेकर भी जल्द ही बड़ा फैसला आएगा। पहाड़ की जमीनों को बचाने के लिए सरकार कार्य कर रही है, जल्द ही कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। मूल निवास को ही हमने कहा है कि स्थायी निवास, और भी जो चीज़ें होंगी उसके लिए अभी एक कमेटी भी हम बनाएंगे, वो कमेटी भी काम करेगी, और जो उसकी सिफारिशें आएंगी उसके आधार पर काम।
और उत्तराखंड में 22 दिसंबर से मौसम बदलेगा। मौसम विभाग ने शुक्रवार से कई जिलों में बारिश एवं बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी किया है। बता दें कि मौसम केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि 22 और 23 दिसंबर को पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई देने की संभावना है। 22 को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर में हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं 23 दिसंबर को हरिद्वार, बागेश्वर, पिथौरागढ़, पौड़ी, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी में बारिश हो सकती है। 22 और 23 दिसंबर को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की भी संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ है, हालांकि बहुत ज़्यादा तो एक्टिविटी उसकी नहीं दिख रही है, पर आप कह सकते हैं कि ठीक है, गढ़वाल में छुटपुट कहीं पे, या जो अंदर कमार डिस्ट्रिक्ट है कुमाऊं रीजन के भी, जिसमें कि पिथौरागढ़ और बागेश्वर है, तो उनमें छुटपुट एक्टिविटी हायर रीचेज में विशेषकर लाइट एक्टिविटी हो सकती है, रेन और स्नोफॉल की। तो स्नोफॉल तो 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र है तो उसमें ही संभावना है। तो आप ये कह सकते हो जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट हमारे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग या बागेश्वर, इनमें थोड़ी हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना कहीं कहीं पर होगी, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ है। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करेंगे खबरों की। खबर देहरादून से है, जहां अवैध गांजा की तस्करी करते हुए एक महिला समेत 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार से आ रही बिना नंबर की कार को पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़ लिया। कार में एक महिला और 3 पुरुष बैठे थे। पुलिस ने कार की तलाशी में 58 किलो गांजा बरामद किया। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि यह गांजा मुजफ्फरनगर से 10,000 रुपए किलो की दर से एक युवक द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, जिसे आरोपी 25 से 30,000 किलो में बेचकर लाभ कमा रहा है। ये रायवाला थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध गाड़ी बिना नंबर की क्रेटा गाड़ी थी नई, जो उसमें एक महिला और 3 पुरुष सवार थे। जब इनको रोक के चेक किया गया तो इसमें 58 किलो जो है गांजा अवैध बरामद हुआ था। इनसे पूछताछ में पता चला तो मुजफ्फरनगर से ये वहाँ से सप्लाई लेकर, एक आमिर नाम पता चला जो वहाँ से उससे लेकर आए थे। और आमिर द्वारा भी अभी जो हमारी जो गोपनीय जानकारी में पता चला, उसके द्वारा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से इस तरह का गांजा बड़ी मात्रा में लाया जाता है और फुटकर में जो ऐसे गैंगों को बेचा जाता है। इनसे पूछताछ के क्रम में जो नाम भी आया है उसको भी वेरीफाई करके टीम लगाई गई है। साथ ही साथ इनको एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया जा रहा है। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां रुद्रप्रयाग मयाली के पास एक व्यक्ति खाई में गिर गया। एसडीआरएफ ने घटनास्थल पर पहुंचकर एसडीआरएफ की टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए लगभग 300 मीटर नीचे खाई में उतरकर उक्त व्यक्ति का रेस्क्यू किया, लेकिन व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई थी। एसडीआरएफ की टीम ने व्यक्ति के शव को स्ट्रेचर की मदद से खाई से बाहर निकालकर जिला पुलिस के हवाले सौंप दिया। बढ़ते हैं आगे। ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी ने महात्मा गांधी नरेगा के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि मनरेगा में मजदूरी बढ़ाने के प्रस्ताव पर अन्य राज्यों से तुलना के बाद राज्य में भी कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। मनरेगा के कार्यों के लिए हर महीने एक समीक्षा बैठक आयोजित किए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं, जिसमें विकास कामों को दिए गए लक्ष्य की समीक्षा और उन्हें समय पर पूरा करने की जिम्मेदारी होगी। में मुझे कहते हुए हर्ष होता है कि उत्तराखंड मनरेगा के क्रियान्वयन में जो एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है, कई कामों में द्वितीय स्थान पे है, कई पे फर्स्ट फ्लोर पे है। इसके लिए मैं अपने अधिकारियों को और मान्य सदस्यों का कि जिनके कीमती सुझाव हमारे पास आते हैं, उसके लिए इसका हम क्रियान्वयन करते हैं। उदाहरण के लिए अमृत सरोवर का जो हमारा टारगेट था, हम उस टारगेट से कई अधिक हमने अमृत सरोवर बना दिए, लेकिन कई योजनाओं में हमने देखा कि डुप्लीकेसी भी हो जाती है। जैसे वृक्षारोपण की हमने बात की और मैंने उसका जब आकलन किया, देखा कि कहीं जहाँ पर वृक्षारोपण हुआ है उसमें उसका जो जीवन का प्रतिशत है, अगर 100 पेड़ लगाए हैं तो वही 54% आ रहा है उधम सिंह नगर जिले में। हमने उसका भी संज्ञान लिया है और हमने कहा है कि जो योजनाएं अन्य विभागों से मिलती जुलती हैं उसमें सभी विभाग के उन अधिकारियों से मिलकर ही उनका क्रियान्वयन हो, ताकि डुप्लीकेशन न हो।
और हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण द्वारा अतिक्रमण रोकने और शहर के सौंदर्यीकरण के लिए नई शुरुआत की गई है। प्राधिकरण के द्वारा फ्लाईओवर के नीचे खाली पड़े स्थानों पर पार्किंग, बास्केटबॉल और बैडमिंटन के मैदान डेवलप किए जाएंगे। इसको लेकर हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह ने शंकराचार्य चौक पर निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को तय समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। अंशुल सिंह ने बताया कि हरिद्वार में फ्लाईओवर के नीचे खाली पड़े स्थानों पर पार्किंग और खेल के मैदान डेवलप किए जा रहे हैं। वहीं पहले चरण में शंकराचार्य चौक पर फ्लाईओवर के नीचे ही बैडमिंटन, बास्केटबॉल और पार्किंग बनाई जा रही है। इसके बाद उत्तरी हरिद्वार में भी ऐसे ही पार्क और खेल के मैदान बनाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने दावा किया कि इस योजना से फ्लाईओवर के नीचे होने वाले अतिक्रमण पर रोक लगेगी और शहर के लोगों को स्वच्छ वातावरण में खेलने का मौका भी मिलेगा। ऐसे हम ब्लैंक स्पेसेस सोच रहे हैं, ऐसे डार्क स्पेसेस जहां अतिक्रमण हो जाता है या फिर गंदगी फैलती है, उनको हम स्पोर्ट जोन्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक बास्केटबॉल कोर्ट, फुटबॉल की खेलने की व्यवस्था, बैडमिंटन, स्केटिंग रिंग, एक पार्किंग और 2 पार्क आ जाएं। पार्किंग में 10 के करीब गाड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी और 40 से 50 हमारे 2 व्हीलर्स खड़े हो जाएंगे। तो जो लोग खेलने आएंगे इंटरनली मूवमेंट होगा उनका, ताकि वो लोग को कोई ट्रैफिक से कुछ प्रॉब्लम ना हो और सेफ्टी भी रहे बच्चों की जो खेलने आ रहे हैं। तो ऐसी सुविधा हमें मिलेगी तो बच्चे रात को भी यहाँ खेल सकते हैं, टूर्नामेंट्स भी आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, एक माहौल अच्छा बनेगा, बच्चों को खेलने को मिलेगा। और केरल में कोविड के नए वेरिएंट JN1 का मरीज मिलने के बाद उत्तराखंड सरकार ने भी एडवाइजरी जारी की है। सरकार ने प्रदेश के तमाम जिलों को स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के तमाम अस्पतालों में मेडिकल सुविधाएं पुख्ता हो, इसके लिए स्टेट नोडल अधिकारी डॉक्टर पंकज सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि कोविड का नया वेरिएंट मिलने के बाद उत्तराखंड में जरूर एडवाइजरी जारी की गई है, लेकिन यह कोई हाई रिस्क नहीं है और ना ही अभी तक प्रदेश में इस तरह का कोई भी मामला सामने आया है। ये बात जरूर है कि एडवाइजरी जारी होने के बाद प्रदेश के तमाम अस्पतालों में व्यवस्थाएं पुख्ता हो, इसके लिए निगरानी की जा रही है और अगर कोई केस आता है तो समय पर उचित उपचार मिल सके, यह सुनिश्चित किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव आ रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए हम आपको सुनाते हैं। कि वो जीवन रूपी अंक को पूर्णांक में बदलने का कार्य करते हैं। और मैं शिक्षकों के बीच में आता हूं तो जरूर उनसे कहता हूं कि शिक्षक भी किसी भी विद्यार्थी के जीवन को प्रकाश एवं उन्नति की ओर ले जाने का काम, सामान्य से असाधारण की ओर ले जाने का काम, ये कोई माध्यम है तो हमारे गुरुजन हैं जो अपने मार्गदर्शन से, अपनी शिक्षा से एक विद्यार्थी के अंक से उसको पूर्णांक बनाने का काम करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षा का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। अभी हमने राजू जी की भी यहाँ से उनके उद्बोधन में सुना और बहन गुलाबो देवी जी ने बहुत शानदार ज्ञान की, विज्ञान की और धन की और बलवान की जो हमारे सामने बात रखी, उसका निश्चित रूप से विशेष महत्व हमारे जीवन में शिक्षा का है। और शिक्षा का वह क्रम जिसमें व्यक्ति का भौतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक जो विकास है सुनिश्चित होता है। जिस प्रकार किसी शरीर को जीने के लिए भोजन और पानी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार अच्छे और महान व्यक्तित्व के निर्माण के लिए शिक्षा का होना भी बहुत जरूरी है। मैं आए हुए सभी अभिभावकगणों से भी कहना चाहता हूं कि हम अपने कर्णधारों को, अपने बेटियों को, बेटियों को बहुत धनवान न बना पाए, बहुत उनको पूंजी न दे पाए, लेकिन शिक्षा देने का काम हमें जरूर प्राथमिकता से करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा उसके संपूर्ण जीवन भर काम आने वाली है। क्योंकि शिक्षा और संस्कार मनुष्य के 2 जीवन के सबसे कीमती उपहार हैं, जो व्यक्ति के जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल देते हैं। और जब मनुष्य में शिक्षा और संस्कार दोनों का ही विकास होता है, तभी वह परिवार, समाज और देश के काम आता है। हमें ध्यान रखना होगा कि कहीं शिक्षा का मतलब केवल हम
किताबी जो ज्ञान तक ही सीमित न रहे, बल्कि अच्छी शिक्षा के लिए चारित्रिक रूप से भी विकास यह भी सुनिश्चित होना चाहिए। और इसमें जहां हमारे गुरुजनों का बहुत बड़ा योगदान है, वहीं अभिभावकों का यानी माता पिता का और उनका भी, माता पिता और गुरु तीनों का ही इसमें बहुत अहम योगदान होता है। मेरा मानना है कि माता पिता और शिक्षकों का यह कर्तव्य होना चाहिए कि बच्चों को सच्चाई के मार्ग पर चलना सिखाएं, उन्हें दूसरों की मदद के लिए प्रेरित करें। माता पिता, शिक्षक और अपने से बड़े जिन्होंने हमको जीवन में कोई मार्ग दिखाने का काम किया, किसी भी क्षेत्र में उन्होंने एक विशेषता को प्राप्त किया है, उन सबका हम अनुसरण करें, उनका सम्मान करें, ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखना सिखाएं, उन्हें सहनशील, कर्तव्यनिष्ठ बनाएं तथा सभी से कहीं न कहीं आत्मीयता का भाव, आपस में प्रेम का भाव उनके अंदर रहे। यह भी अच्छी शिक्षा के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में जो डिग्री हासिल करता है वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा मात्र है, जबकि असली डिग्री अगर मैं कहूंगा तो उसके संस्कार होते हैं, उसके अंदर जो शिक्षा आती है वो शिक्षा होती है और वो उसके व्यवहार में झलकते हैं। प्राचीन काल में भारत में संस्कारों का पाठ पढ़ाया जाता रहा है। विद्यार्थी को सबसे पहले कहते थे मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव एवं अतिथि देवो भव, इसकी शिक्षा दी जाती है ताकि वह उम्र भर अच्छाई के रास्ते पर चलकर एक मर्यादित इंसान बने और अपने बड़ों का नाम रोशन करे। यहां मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे जो प्रिय छात्र हैं, छात्राएं हैं, जब वो किसी भी क्षेत्र में जीवन में आगे बढ़ते हैं तो फिर वो केवल एक माता पिता के पुत्र या पुत्री तक नहीं सीमित रहते, किसी भाई के या बहन के, भाई बहन के नाते सीमित नहीं रहते, बल्कि पूरे समाज की, पूरे क्षेत्र की, अगर किसी मोहल्ले में रहते हैं तो उस पूरे मोहल्ले की, गांव की, उस शहर की, गांव में रहते हैं तो गांव की सारी जो भावनाएं होती हैं उनके साथ जुड़ जाती हैं। उनके साथ एक ऐसा भाव कि वो आशीर्वाद के रूप में, दुआओं के रूप में लगातार उनके साथ चलता है जो जीवन में आगे बढ़ते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हमें ज्ञात है हमारा देश भारतवर्ष प्राचीन काल से ही विश्व गुरु रहा है और आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पुनः उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, ज्ञान का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे रक्षा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में भारत आज तरक्की कर रहा है। पूरे विश्व के अंदर आज भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ा है। मैं दुनिया के देशों में मुझे जाने का अवसर, लोगों की एक आस्था और विश्वास, तो संभल से अभी आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे और देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।